आइए देखते हैं परीक्षा उपयोगी सीरीज के चौथे भाग के अंतर्गत हम लोग जो देख रहे थे कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए, जानने के लिए जो स्रोत हैं उसमें सबसे पहले तो था साहित्यिक स्रोत, दूसरा था विदेशी यात्रियों के विवरण से संबंधित जानकारी जो हमको प्राप्त होती है, उससे हमें समझ जाते हैं कि प्राचीन भारत में किस तरीके की व्यवस्था थी, राज व्यवस्था क्या थी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है कि किस तरीके से प्राचीन भारत में सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या उसकी जो है अंतर स्तरीय व्यवस्था थी। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले अभिलेखों पर ध्यान देते हैं। अभिलेख जो थे एक तरीके से वो महत्वपूर्ण स्थान रखते थे किस चीज़ में, इतिहास के निर्माण में। और ये अभिलेख जो थे, देखिए यहाँ पर मैंने इसको पॉज कर दिया है, बड़ा कर दिया है। अधिकांश रूप से स्तंभ, शिला, ताम्रपत्र, मुद्रा, पात्र, इस तरीके से खुदाई में हमको प्राप्त हुए हैं। वे सारे अभिलेख जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं, तो एक तरीके से जो प्राचीनतम अभिलेख है वो एशिया में एक जगह है बोगज कोई, वहाँ से प्राप्त हुआ है। इसमें बहुत सारे वैदिक देवताओं को वर्णन किया गया है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। अभी जब हम लोग क्रोनोलॉजी में देखेंगे तो देखेंगे वैदिक युग कहाँ आता है। और ये जो चार्ट है ये महत्वपूर्ण स्थलों को इंगित करता है कि कहाँ कहाँ पे प्रस्तर युग में जो महत्वपूर्ण स्थल थे। तो इसको पॉज करके देखने का प्रयास करें कि पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं और उनका अलग अलग सेक्शन क्या है। तो अभिलेख में जो हम लोगों ने देखा भूगज कोई का, तो इसके अतिरिक्त जो अशोक के शासन के अभिलेख मिलते हैं। अभी जब हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे तो ये अलग से देखेंगे, अलग से समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर है। लेकिन अभी ये तथ्यात्मक रूप में ये जो स्रोत हैं उसके संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। तो एक अभिलेख हैदराबाद के मास्की स्थान पर है, वहाँ से मिला है। ठीक है, उसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। ये प्रश्न आ चुका है। गुर्जरा, पानगुड़िया से भी प्राप्त अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। ये वहाँ पर जोड़ा जा सकता है निम्नलिखित में से किसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, अन्य अभिलेखों में उसको देवताओं के रूप में, जो देवताओं के प्रिय के रूप में प्रियदर्शी राजा कहा गया है। ठीक है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी तथा अरामाइक लिपियों में प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। यह तथ्य यहाँ पर जान लेना अति आवश्यक है कि इतिहास में तथ्यात्मक चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में, चाहे वो कोई हो, पेट हो, पीसीएस का हो या किसी अन्य राज्य के भी हो, तो वहाँ पे तथ्य फैक्ट के रूप में जो है, फैक्ट जो है सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपके सार्वग्रिक मस्तिष्क में ज्ञान को संचय करने की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं कि आपकी जानकारी कितनी है, कितना चीज़ आप मनोमस्तिष्क में रोक सकते हैं। किसी भी तथ्य को दिमाग में रखने का मतलब ये हुआ कि आपकी यादगार क्षमता कितनी है, याददाश्त कितनी है। ब्राह्मी लिपि, और इसके बाद ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रयुक्त होने वाली खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो हम लोग जो लिख रहे हैं हिंदी, वो बाएं से दाएं मतलब ब्राह्मी रूप में है, और खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अभिलेख पाए गए हैं उसमें अरामाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से विभिन्न जो हैं यहाँ पे अभिलेख का वर्णन किया गया है। तो परीक्षा उपयोगी है ये सारे तथ्य। सातवाहन नरेश, पुलवामी का नासिक गुहा लेख, हरिशण द्वारा लिखित समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय द्वारा ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख। तो ये सारी चीज़ें इसको ऐसे ही रोक कर याद करिए या अन्य किसी सोच से याद करिए। जैसे कुछ गैर सरकारी अभिलेख भी हैं, मतलब उस समय जो शासक थे उनके अतिरिक्त, जैसे यवन राजदूत, ठीक है, हेलियोडोरस का बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख। तो अब इसमें दो प्रश्न हो गए। हेलियोडोरस का जो अभिलेख है वो कहाँ है? बेसनगर। वर्तमान में बेसनगर का क्या नाम है? विदिशा। गरुड़ स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ठीक है, हेलियोडोरस कहाँ से आया था? तो इससे द्वितीय तो इस प्रकार से जो अभिलेखों से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो यहाँ से सीधे सीधे पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो राज्य की रही हो चाहे किसी
वनडे एग्जाम से में रही हो। एरण अभिलेख भी पूछा गया है कि एरण अभिलेख से जो वाराह प्रतिमा पर हूण राजा तोरमल के लेखों का विवरण है। ये सब आगे तथ्यात्मक रूप में परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। मुद्राओं के बारे में ये भी चूंकि अभिलेख में आता है, तो भारतीय इतिहास के अध्ययन में मुद्राओं का बहुत ही ज्यादा महत्व है। सबसे प्राचीन जो मुद्रा है 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व की प्राप्त हुई है। तो ये जो मुद्राएं होती थी, इस पे लेख नहीं होते थे, कुछ चिन्ह बने होते थे, तो इनको आहत मुद्राएं कहते थे। ठीक है, आहत मुद्राएं, इसको पंच मार्क कॉइन्स इंग्लिश में कहा जाता है। इस पे आकृतियां बनी होती थी लेख में। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं ना, बन सकता है कि आहत मुद्रा क्या होती है। सबसे पहले भारत में जो शासन करने वाले यूनानी शासक, ईरानी, यूनानी, अरबी, तुर्की, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, कोड है भारत पे जो आक्रमण हुए हैं, उसमें आक्रमण का क्रोनोलॉजी क्या है। सबसे पहले ईरानी, यूनानी, अरबी, तुर्की। तो ईरानी शासक जो थे, ईरानी, यूनानी, तो यूनान से आए हुए शासक जो थे, देखिए इतिहास और भूगोल आपस में मिला हुआ है। इन दोनों को मिला करके ही जब आप देखेंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। भारतीय मैप, इसका अध्ययन करने का तरीका है कि इतिहास को मैप से जोड़ करके पढ़ें। तो जो हमारी आपके एक तरीके से यूनान से जो शासक आए भारत पर आक्रमण के उपरांत, उन्होंने लेख और तिथियां अपने सिक्कों पर उत्तीर्ण की। सबसे ज़्यादा मुद्राएं उत्तर मौर्य काल में मिली हैं, ये भी प्रश्न आ चुका है। शीशे, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी, सोने की मुद्राएं हुई। इस पर पूछा गया है कि शीशे की मुद्राएं कौन जारी किया। कुषाणों के समय सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं प्रचलन में थी, ये प्रश्न आ चुका है। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स गुप्त काल में जारी किए गए। शुद्ध स्वर्ण कुषाण काल में। ठीक है, ये भी हम बाद में देखा जाएगा, आते हैं परीक्षा में। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो कुछ मुद्राएं हैं उस पे युग, और कुछ पे अश्वमेध, और कुछ पे वीणा बजाते हुए, तीनों प्रश्न आ चुका है। कनिष्क की मुद्राओं से पता चलता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी प्रश्न आ चुका है। इसके बाद स्मारक एवं भवन, ये मुख्य परीक्षा के जो हम लोग हैं शैली, उसमें ये है द्रविड़ शैली, नागर शैली, तो इसको अच्छे से देखिए। मूर्तियों के संदर्भ में ये भी खुदाई में प्राप्ति है, और चित्रकला, ये इतने जो हैं पुरातात्विक साक्ष्य हमारे थे, जो कि इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में रहे हैं तीनों। अब इसके बाद हम लोग आगामी उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार से एक वास्तविक समझ जो है मस्तिष्क में डेवलप करनी होगी, विकसित करनी होगी, और यह जानना होगा कि यहाँ यहाँ से प्रश्न आए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के तथ्यों को आत्मसात किया जा सकता है। अब हम लोग इसको यहीं पे विराम देते हैं, और आगे नेक्स्ट में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। जो कि पाषाण काल के प्रश्न मुझे जो याद आ रहा है, इक्का दुक्का कभी कभार आए हैं, लेकिन एक क्रोनोलॉजी के रूप में उसको जानना जरूरी है, इसलिए इसको हम यहीं पे विराम देते हैं।